राहुल गांधी खुद बाहर आके कह रहे हैं कि जब विपक्ष को मतलब ही आपने खत्म कर दिया है, विपक्ष को बोलने नहीं देते, विपक्ष को आप मार के बाहर भगा देते हैं, तो संसद के अंदर प्रतिनिधित्व तो देना ही नहीं है, तो कह दो कि हम अकेले बिल पास कर लेंगे, अकेले खुद ही कानून बना लेंगे, फिर विपक्ष का दिखावा क्यों? पांडे जी, आपने ये तो गिना दिया कि किस तरह से राम मंदिर के सामने प्रधानमंत्री नतमस्तक हुए, वैसे ही संसद के पे भी नतमस्तक हुए। पर जनता जो है, एक बड़ा वर्ग जो है जनता में, वो ये कह रहा है कि सिर्फ नतमस्तक होने से तो काम नहीं चलेगा। आप राम मंदिर के सामने अगर नतमस्तक हुए तो राम मंदिर पर आपने काम भी किया ना। हाँ, ठीक है। तो संसद में कार्रवाई क्यों नहीं, विपक्ष को क्यों नहीं शामिल होने देते, विपक्ष को क्यों नहीं मौका देते? आम नागरिक होते तो वो भी मेरी तरह जाके थाने में एफआईआर दर्ज कराते। लेकिन अगर विधायक है, जो सांसद हैं, जो लोग प्रतिनिधित्व मिला है संसद के अंदर, तो क्यों संसद में आवाज नहीं उठाएंगे? क्यों इतना डर क्यों है भाजपा को? अगर वो आवाज उठा रहे हैं तो ऐसा क्या है कि जो पोल खुल जाएगी? बेरोजगारी की बात की, तो अगर बेरोजगारी भी वापस आए तो उत्तर प्रदेश बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। लगातार हम देखोगे बोर्ड लगे हैं कि 4 लाख लोगों को रोजगार दिया, कभी कहते हैं 19 लाख लोगों को रोजगार दिया, इस तरह के बोर्ड। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में ही खुद ही धरने होते हैं, कई धरने ऐसे सामने आते हैं कि वो कह रहे हैं कि भाई हमने कह तो दिया रोजगार मिला है, पर रियल में तो रोजगार कभी मिला ही नहीं, सिर्फ कागजों पे रोजगार आया, रियल में तो रोजगार ही नहीं आया। तो उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? सोशल मीडिया पे आपने कई पोस्ट देखी होंगी जिनके अंदर दिखाया जा रहा है कि कैसे उत्तर प्रदेश जो है वो ये दावे कर रहा है कि हमने नंबर 1 सिटी बनाई है, हमारी स्मार्ट सिटी बन गई है। पर उन स्मार्ट सिटी की पोल खोलती हुई पोस्ट सोशल मीडिया पर जो आ रही है, उनमें दिखाया जा रहा है कि कैसे स्मार्ट सिटी की गाड़ी खुद उत्तर प्रदेश की सड़कों पर ही धंस जा रही है। तो जब सड़क नहीं बनी तो स्मार्ट सिटी कैसे हो गई? तो चाइना हो या आप बात कर रहे हैं जो भी अलग देश, वहां तो भाजपा को वोट नहीं दिया ना। जो वोटर है उसने वोट दिया उत्तर प्रदेश की सरकार को, उसने वोट दिया मोदी सरकार को। तो सवाल तो उसी से बात कर रहा हूँ। जब बंगाल के अंदर चुनाव हुए तो बंगाल को छोड़ के पूरे देश के अंदर कोरोना के मामले दिखा दिए गए। लगातार कहा गया दिल्ली सबसे ज्यादा संक्रमित है। अभी भी कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केस आ रहे हैं, केरल में केस आ रहे हैं। केरल के अंदर भाजपा सरकार नहीं है तो केरल टारगेट, महाराष्ट्र के अंदर भाजपा सरकार नहीं तो महाराष्ट्र टारगेट, दिल्ली के अंदर सरकार ना हो तो दिल्ली टारगेट हो जाती है। उत्तर प्रदेश क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है? क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव आ रहे हैं। नमस्कार, मैं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। आज हमारे साथ जुड़े हुए सुधीर कुमार पांडे जी, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है। पांडे जी, आपने लगातार देखा होगा कि पिछले कई दिनों से संसद का सत्र चल रहा है। संसद का सत्र चलते चलते लगातार इस तरीके की जो टिप्पणियां हैं विपक्ष की ओर से करी जा रही हैं। राहुल गांधी खुद बाहर आके कह रहे हैं कि जब विपक्ष को मतलब ही आपने खत्म कर दिया है, विपक्ष को बोलने नहीं देते, विपक्ष को आप मार के बाहर भगा देते हैं, तो संसद के अंदर प्रतिनिधित्व तो देना ही नहीं है, तो कह दो कि हम अकेले बिल पास कर लेंगे, अकेले खुद ही कानून बना लेंगे, फिर विपक्ष का दिखावा क्यों? अच्छा, नहीं, पहले दिन प्रधानमंत्री जी ने क्या शब्द कहा था? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मुझसे कठिन से कठिन सवाल करिए, लेकिन मुझे जवाब देने का मौका दीजिए। क्या कभी विपक्ष ने एक मौका दिया कि प्रधानमंत्री आए और संसद में जवाब दें? जो प्रधानमंत्री आज तक इतिहास, पूरे इतिहास 1947 से मैंने नहीं सुना है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, जाना है, कोई प्रधानमंत्री यह नहीं कहा है कि मुझसे कठिन से कठिन सवाल पूछो, लेकिन मुझे जवाब देने का मौका दो। जिस तरह से संसद में हुआ है, चाहे वह सूचना प्रसारण मंत्री हो, जिनका पेपर फाड़ के उनके मुंह पे फेंक देना, जिसमें वो सारा जवाब था, हर इनके बातों का जवाब था, लेकिन जिस तरह से हंगामा हुआ है, जिस तरह से बेल पे चढ़ के और स्टैंड पे चढ़ के और नारे लगाए गए हैं, जिस तरह से वहाँ जो हमारे सुरक्षा कर्मी थे उनको खींच के महिलाओं को, और किस तरह से ये प्री प्लान्ड जो योजना चल रही है भारत के संसद को बदनाम करने का। क्यों संसद को बदनाम करना है? इसलिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी, यह भी इतिहास में कभी नहीं हुआ है कि कोई प्रधानमंत्री आया हो और संसद को मंदिर समझता हो और अपना, जिस तरह से राम मंदिर के सामने वह लेट गए थे, उसी तरह से संसद के सामने भी लेटे हैं। भाई साहब, उनके लिए इतना प्रेम है उस संविधान, उस संसद और उस गरिमा। प्रभु राम के मंदिर के लिए जिस तरह से गए थे, जिस तरह से जमीन पे लौट गए थे, जब पहली बार संसद में घुसे थे वहाँ भी लौटे थे। यह है उस प्रधानमंत्री की नीयत। राहुल गांधी अभी कुछ दिन पहले आप देखे होंगे, वह छाता लगा के हमारे प्रधानमंत्री जी खड़े हैं राहुल गांधी के पीछे। तो ये बड़े बाप के बेटे हैं, इनके पूरा खानदान प्रधानमंत्री रहा है। अब हिटलर कौन है ये जनता जवाब देगी। मैं इस पे बोलना नहीं चाहता हूँ।
पांडे जी, आपने ये तो गिना दिया कि किस तरह से राम मंदिर के सामने प्रधानमंत्री नतमस्तक हुए, वैसे ही संसद के पे भी नतमस्तक हुए। पर जनता जो है, एक बड़ा वर्ग जो है जनता में, वो ये कह रहा है कि सिर्फ नतमस्तक होने से तो काम नहीं चलेगा। आप राम मंदिर के सामने अगर नतमस्तक हुए तो राम मंदिर पर आपने काम भी किया ना। हाँ ठीक है, तो संसद में कार्रवाई क्यों नहीं, विपक्ष को क्यों नहीं शामिल होने देते, विपक्ष को क्यों नहीं मौका देते? कब मौका नहीं देते हैं विपक्ष? हम बोलने के लिए कब आ रहा है? अच्छा एक बात बताइए, इस देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? देश बेरोजगारी, आर्थिक समस्या, अन्य कोरोना। इस समय पूरे दुनिया में 22,000 का कोरोना आ रहा है केरल में, 12,000 आ रहा है महाराष्ट्र में। उस पर चर्चा संसद में क्यों नहीं होना चाहिए? लेकिन चर्चा विपक्ष क्या, जासूसी। अरे भैया, जासूसी की तुम बात कर रहे हो कि पैक्सेस पर ही ना पूरा संसद बीत गया पैक्सेस कि जासूसी करवा रही है मोदी सरकार। तो कौन सी दिक्कत है राहुल गांधी के पास, कौन सी दिक्कत है ममता बनर्जी के पास, कौन सी दिक्कत है अखिलेश यादव के पास, कौन सी दिक्कत है मायावती के पास? जो भी नेता हैं खुल के आओ ना। आप एक तरफ कहते हैं कि हमारा निजी व्यक्तिगत जिंदगी, और कह रहे हैं कि हम सार्वजनिक जिंदगी जीते हैं। भैया, जब आप नेता हो, आपकी कोई पत्नी नहीं है, आपके कोई बच्चे नहीं हैं, आपका परिवार नहीं है, तो खुल के मोदी जी से कहो ना कि मोदी जी आपके पास सारा CBI से लेके सब कुछ है, जांच करा के मेरा निकालो, जांच करा के मेरी जांच कराओ। मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूँ, मैं अत्याचारी नहीं हूँ, मैं लूटकांड में शामिल नहीं हुआ हूँ, मैं किसी प्रकार का अपराध में शामिल नहीं हुआ हूँ। विपक्ष ऐसा क्यों नहीं बोलता है? जांच से डरता क्यों है? कनाडा का कोई वीडियो, कोई उनके मोबाइल में कुछ है क्या? जो जाते हैं वहाँ, तमाम देशों में जाते हैं मसाज कराने, उसी का डर है क्या? जाइए ना FIR कराइए। आपके मोबाइल में कोई मान लीजिए आप कोई फ्रॉड कर दिया आर्थिक मामले में, कोई आपके पास मान लीजिए आपके मोबाइल से फ्रॉड हो गया, तो आप क्या करेंगे? मोदी जी को घेरेंगे, राष्ट्रपति को घेरेंगे, संसद को घेरेंगे, सड़क जाम करेंगे, झंडा उठाएंगे, या जाके FIR कराएंगे अपने थाने में? क्या आपकी जिम्मेदारी है? अगर उनके पास कहते हैं कि इसमें वो हो गया है, दिक्कत हो गई है, तो आप सबसे पहले जाएंगे अपने थाने में। राहुल गांधी और ममता बनर्जी और सारे लोग, उनका भतीजा, इस देश के जितने लोग जो पैक्सेस के मामले में, क्यों थाने में जाके FIR नहीं करा रहे हैं? अगर एक आम नागरिक होते तो वो भी मेरी तरह जाके थाने में FIR दर्ज कराते। लेकिन अगर विधायक हैं और जो सांसद हैं, जो लोग प्रतिनिधित्व मिला है संसद के अंदर, तो क्यों संसद में आवाज नहीं उठाएंगे? क्यों इतना डर क्यों है भाजपा को? अगर वो आवाज उठा रहे हैं तो ऐसा क्या है कि जो पोल खुल जाएगी? नहीं, संसद में वो आवाज कहाँ उठाने दे रहे हैं? प्रधानमंत्री तो बुला रहे हैं कि आओ संसद में पैक्सेस पे करो। एक बात बताइए, जब हमारा जो नेता है IT का हेड, IT मंत्री हैं, जो इस मामले को देख रहे हैं, वो साफ बयान दे रहे हैं कि मैं यह कह रहा हूं कि पैक्सेस मामले में कोई जांच नहीं हुई है राहुल गांधी की। संसद की बात रिकॉर्ड में होती है, ऑन रिकॉर्ड होता है। जब जो चीज़ रिकॉर्ड में है, अगर वो जाके FIR कराते हैं और FIR में ये साबित होता है कि हाँ इनके जांच हुई है, तो मुकदमा किसके ऊपर लिखा जाएगा? जेल कौन जाएगा? IT मिनिस्टर। क्यों ऐसा नहीं करते हैं? अगर माँ का दूध पिए राहुल गांधी और ममता बनर्जी और जो भी हैं, उनकी हैसियत है, तो आए सामने, FIR करा के और IT मिनिस्टर को जेल भेज दे। जब IT मिनिस्टर जाता है तो उसके साथ प्रधानमंत्री भी जाता है हैसियत। ये एक आम नागरिक की सोच है, इसीलिए वोट देता है। और जब वोट देता है तो EVM को बदनाम किया जाता है। ये है इस देश की सच्चाई। जैसे आपने बेरोजगारी की बात की, तो अगर बेरोजगारी में वापस आए तो उत्तर प्रदेश बड़े बड़े दावे कर रहा है। लगातार हम देखोगे बोर्ड लगे हैं कि 4 लाख लोगों को रोजगार दिया, कभी कहते हैं 19 लाख लोगों को रोजगार दिया, इस तरह के बोर्ड। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में ही खुद ही धरने होते हैं, कई धरने ऐसे सामने आते हैं कि वो कह रहे हैं कि भाई हमने कह तो दिया रोजगार मिला है, पर रियल में तो रोजगार कभी मिला ही नहीं, सिर्फ कागजों पर रोजगार आया, रियल में तो रोजगार ही नहीं आया। तो उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? नहीं, उत्तर प्रदेश में पहली बार मुलायम सिंह की सरकार रही है। ईमानदारी से आप जब जाएंगे उत्तर प्रदेश के लोगों के बीच में, तो पूछिएगा कि इस समय जोगी जी, माननीय जोगी जी, जिन लोग बच्चों को 4 लाख नौकरी, जो बोर्ड पे आप देखते होंगे कि 4 लाख लोगों को नौकरी दी गई है, तो आप जाइएगा और उन बच्चों से ज़रूर मिलिएगा और पूछिएगा कि 1 रुपया कोई घूस दिया है। जोगी जी उन बच्चों से सीधे बात किए और कहे कि वो मुसलमान बच्चों से
इसलिए कि यह जस्टिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि हम जाति और धर्म और पंथ देख के काम नहीं करते हैं। हमारे लिए हर देश का हर नागरिक समान है। जोगी जी ने उन बच्चों से, जो तथाकथित लोग कहते हैं कि जोगी जी इनके खिलाफ रहते हैं, उन बच्चों से पूछा कि आपको 1 रुपया देना पड़ा क्या? आपने कोई सिफारिश करवाया क्या? किसी मंत्री के पास गए क्या? किसी ने कुछ लिया क्या? या किसी ने कोई चर्चा की? ये इंजीनियर की बात कर रहा हूँ, जो एई होता है, असिस्टेंट इंजीनियर की डायरेक्ट भर्ती जोगी जी ने कराया, और वो भी 30 से 40 हज़ार बच्चे सेलेक्ट हुए। उसमें उन बच्चों से लाइव होके आप देख लीजिएगा वीडियो में कि आपने कितना रुपया, तो कह रहे नहीं साहब, पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता, ये होता है व्यवस्था। आपने उन लोगों की बात तो कर ली जिनको भाजपा ने अपने चैनल पे चलाया। उत्तर प्रदेश जो सरकार है उसने चैनल के माध्यम से, अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से दिखा दिया कि ये बोल रहा है रोजगार मिला, ये बोल रहा है ये वाला रोजगार मिला। जो शिक्षक धरने पे बैठे हैं वो कह रहे हैं कि हमारी जो हमें बोला गया था कि अगर उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार आती है तो हमें पक्की करेगी नौकरी। कई जो स्टूडेंट हैं उनको ये वादे किए गए कि आप अगर एग्जाम देते हैं, चीज़ें आते हैं, सिलेक्शन होगा। उनका सिलेक्शन हो गया, उनके पास लेटर आ गया, पर रियल में उनको रोजगार आज भी नहीं मिला। तो उनकी बात क्यों नहीं करते? नहीं, मैं ये कहता हूँ कि वह जो लोग बच्चे पास हुए हैं, उनको जब एग्ज़ाम देने की बात आती है तो एग्ज़ाम में क्यों सेलेक्ट नहीं होते हैं? एग्जाम में सेलेक्ट हो तो गए, उनको लेटर भी आ गया, जॉब कहाँ मिल रही है? नहीं, एग्ज़ाम में सेलेक्ट ही नहीं हुए। जो एग्ज़ाम में सेलेक्ट हुए हैं उनको नौकरी मिली है, क्योंकि वह मुलायम सिंह के नकल के राज में पास हुए हैं। भाई साहब, जब मोदी जोगी जी वही कह रहे हैं कि अगर आपको पास करना है तो आप इन विषयों में पासिंग अप। दिल्ली के बच्चे पास हो रहे हैं, हरियाणा के बच्चे पास हो रहे हैं, दूसरे राज्यों के बच्चे आके पास हो रहे हैं, लेकिन जो मुलायम सिंह से लेकर अखिलेश यादव तक फ्री नकल। एक बार उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था बदली थी, वह भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं भी 91 में पास हुआ था। वह कल्याण सिंह थे जो इस समय जो बहुत बड़ा काम कर गए। उनके राज में एक व्यक्ति का जांच हुआ और बच्चे जेल गए। उसके बाद से मुलायम सिंह की सरकारें आती रहीं और वो नकल कराती रहीं। उत्तर प्रदेश के शिक्षा का सबसे बुरा हाल का कारण इन्हीं मायावती और मुलायम सिंह की सरकार रही। जब नकल करके जो बच्चा पास होगा वो नौकरी में कहाँ से आएगा? अब माननीय जोगी जी जब से आए हैं तब से सीसीटीवी कैमरा लगा के एक बच्चे की परीक्षा करवा रहे हैं, और लग रहा है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश का भविष्य संवरने वाला है। और देखिएगा, यह मैं भी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, एक नागरिक होने के नाते आने वाले अगर जोगी जी को मौका दिया जाएगा तो IIT, IIM और जो भी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं हैं उसमें उत्तर प्रदेश सबसे सुपर टॉप आएगा। इसलिए कि प्रतिभा की कमी नहीं है, वह राम और कृष्ण की धरती है, ज्ञान की कमी नहीं है, लेकिन उसको जानबूझ के दबा दिया गया था। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश का भविष्य स्वर्ण शिक्षा के मामले में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। पांडे जी, अब लगातार न सिर्फ राजनीति और सरकार, इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी कड़ी नज़र रखते हैं। सोशल मीडिया पे आपने कई पोस्ट देखी होंगी जिनके अंदर दिखाया जा रहा है कि कैसे उत्तर प्रदेश जो है वो ये दावे कर रहा है कि हमने नंबर 1 सिटी बनाई है, हमारी स्मार्ट सिटी बन गई है। पर उन स्मार्ट सिटी की पोल खोलती हुई पोस्ट सोशल मीडिया पे जो आ रही है उनमें दिखाया जा रहा है कि कैसे स्मार्ट सिटी की गाड़ी खुद उत्तर प्रदेश की सड़कों पर ही धंस जा रही है। तो जब सड़क नहीं बनी तो स्मार्ट सिटी कैसे हो गई? नहीं, इस समय सीजन कौन सा चल रहा है? बारिश का। और बारिश के सीजन में कौन सी जो ये काले अलकतरा का रोड होता है, अलकतरा का रोड से दुश्मनी किसकी है? पानी से। चलिए ना, मैं दिल्ली में दिखाता हूँ 20 ऐसे, आपके ही चैनल पे दिखाया था ना, चलिए देखिए किस तरह से अभी भी चला था ना दिल्ली में भी सड़कें। कौन सा प्रदेश है? इसलिए हाँ, जोगी जी ने जरूर कहा था कि हम किसी गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश बनाएंगे, लेकिन इस समय बारिश का मौसम चल रहा है। स्वाभाविक है, गाड़ियाँ चलती हैं तो रोड टूटते हैं, लेकिन आने वाले आपको 15 दिन के अंदर, जिस समय बारिश खत्म होगा, 15 दिन के अंदर चमचमाता हुआ उत्तर प्रदेश का हर रोड दिखाई देगा। हर विधायक को ये निर्देशित कर दिया गया है कि अगर आपके विधानसभा में एक भी रोड टूटा हुआ मिलता है तो जिम्मेदारी आपकी होगी। यह होता है शासन सत्ता का हनक। बरसात में सबके साथ यह होता है, यह जोगी जी के साथ भी हो रहा है, लेकिन जो सत्ता का जो बागडोर होता है वह जिम्मेदारी जोगी जी निभा रहे हैं। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त मिलेंगी। बारिश के टाइम पर सड़क टूट जा रही है, ये स्मार्ट सिटी की सड़कें हैं। स्मार्ट सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, स्मार्ट सिटी बनी हुई है। गोरखपुर में चलिए, ठीक, लखनऊ में चलिए,
मुरादाबाद में चलिए, जहाँ भी स्मार्ट सिटी का मतलब क्या, वो नई बनी है। स्मार्ट सिटी का प्लान कभी किसी ने सोचा था क्या? भाई साहब 1987 से पहले भारत चीन से अच्छा था। जो जापान बहुत आगे है, वह भी उससे भी अच्छा भारत था। चाइना और भाजपा, जो चाइना हो या आप बात कर रहे हैं, हाँ। जो भी अलग देश, हाँ। वहां तो भाजपा को वोट नहीं दिया ना। जो वोटर है उसने वोट दिया उत्तर प्रदेश की सरकार को, उसने वोट दिया मोदी सरकार को। तो सवाल तो उसी से यही करेंगे बात ना। कर रहा हूँ। स्मार्ट सिटी आज भी बनी हुई है। आप चलिएगा, मैं दिखाऊंगा, मैं चैलेंज कर रहा हूँ। स्मार्ट सिटी के मामले लोग कहते हैं कि स्मार्ट सिटी है कहाँ, बुलेट ट्रेन है कहाँ? 23 करोड़ की आबादी में 3 करोड़ को स्मार्ट सिटी दे देंगे तो फिर उससे विकास हो जाएगा। भाई साहब 23 करोड़ के पास घर नहीं है क्या? अपना घर है, लेकिन हमको गरीब भाई साहब जो 70 साल में अपने औरतों को सड़कों में खेतों में भेजते थे उसके लिए, शौचालय के लिए, वो गरीब जिसको डर लगता था उसके बच्चियों के साथ, उसकी औरतों के साथ, उसकी बहुओं के साथ जो छेड़छाड़ करते थे, यह किसने सोचा? किसकी हैसियत थी कि सबसे ज़्यादा जो निचले क्रम में यह दीनदयाल सोचे थे और दूसरे नंबर पे मोदी जी सोचे थे कि जो सबसे गरीब है उसको हमको अधिकार देना है। वह भी जब खाना बनाता है ना, जब उसकी घर की औरत जो जंगल से लकड़ी काट के लाती है और घर में वो फूंकती है और उसके आँख और नाक से जब आता है बलगम और आंसू, वह दर्द कोई दूसरा नहीं समझ सकता है। वह दर्द सिर्फ वह समझ सकता है जिसकी माँ चूल्हा चौकी बर्तन करती हो, जिसके घर की औरत बाहर जाती है शौचालय करने। वह दर्द कोई दूसरा नहीं सोच सकता। जो वही सोच सकता है जिसकी माँ चौका बर्तन करती हो, रास्ते में आती हो, अगर उसको कोई ज़रूरत पड़ गया तो रास्ते में किसके घर जाएगी, यह हमारा प्रधानमंत्री सोच सकता है। राहुल गांधी और मुलायम सिंह के बेटे जो विदेश में पढ़े हैं, मायावती जो करोड़ों की मालिक हैं, वह नहीं सोच सकती हैं। यह हमारे प्रधानमंत्री जी सोच सकते हैं, इसलिए गर्व है। और वही स्मार्ट सिटी उन गरीबों को दिया जा रहा है। अभी स्टार्ट है भाई साहब, 5 साल हुआ। इसके पहले किसी ने स्मार्ट सिटी के बारे में सोचा क्या कि गरीबों को भी अच्छा घर होना चाहिए जहां वो गर्व करें कि हम भी शहरों की ज़िंदगी जी सकते हैं। यह सोच हमारे योगी जी और मोदी जी का है। आने वाले दिनों में आपको हम लंदन भी बनाएंगे, पेरिस भी बनाएंगे इसी भारत को, और दुनिया का सबसे शक्तिशाली भी बनाएंगे। अंत में आपसे एक कोविड पे सवाल ले लेता हूं। जो आप लगातार अभी कह रहे थे कि केरल से इतने मामले आ रहे हैं, महाराष्ट्र से इतने मामले आ रहे हैं। जब बंगाल के अंदर चुनाव हुए तो बंगाल को छोड़ के पूरे देश के अंदर कोरोना के मामले दिखा दिए गए। लगातार कहा गया दिल्ली सबसे ज़्यादा संक्रमित है। अभी भी कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा केस आ रहे हैं, केरल में केस आ रहे हैं। केरल के अंदर भाजपा सरकार नहीं है तो केरल टारगेट, महाराष्ट्र के अंदर भाजपा सरकार नहीं तो महाराष्ट्र टारगेट, दिल्ली के अंदर सरकार ना हो तो दिल्ली टारगेट हो जाती है। उत्तर प्रदेश क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है? क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव आ रहे हैं। नहीं, उत्तर प्रदेश में सबसे पहले सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा केस कहाँ थे? जिस समय गंगा में लाशें दिखाई जा रही थी, जिस समय उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी के मारे में पूरे वर्ल्ड में अमेरिका, ब्रिटेन, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, दुनिया में जिस समय तहलका मचाया जा रहा था, उस समय सबसे ज़्यादा केस कहाँ थे? महाराष्ट्र में। दूसरे नंबर पे केस कहाँ थे? दिल्ली में। तीसरे नंबर में केस कहाँ थे? पंजाब में। चौथे नंबर पे केस कहाँ थे? राजस्थान में। इन राज्यों में जो लोग मर रहे थे वो कहाँ? आसमान से सीधे उड़ा दिया जाता था, हवाई जहाज से ईश्वर के पास भेज दिया जा रहा था। लेकिन वीडियो कैमरे, ड्रोन से कैमरे जो लाशों का शमशान में कहाँ लिए जा रहे थे भाई साहब? सारे जो ये लेफ्ट तथा कथित लेफ्ट मीडिया है जो अपने आप को सेकुलर कहती है, ये कहाँ थी? गंगा के किनारे पूरी लाइन लगा के पूरे उत्तर प्रदेश में यह एक एक लाश का वीडियो बना के, क्यों इन देशों में, महाराष्ट्र में रोज 1 लाख केस आ रहे थे, कोई वीडियो देखे क्या? कोई फोटो देखे? आज के डेट में भी केरल में 22,000 केस रोज आ रहे हैं। आज रिकॉर्ड उठा लीजिएगा, 20,000 केस है। कभी किसी ने उठाया क्या? क्या रवीश कुमार ने कभी कोई इस पर डिबेट किया क्या? कोई एक प्राइम टाइम हुआ क्या? क्या बरखा दत्त ने कभी पूछा क्या 20,000 बन रहे हैं आज के डेट में भी? लेकिन क्या चल रहा है इस देश में? रवीश कुमार जो कह रहे हैं वो यही तो कह रहे हैं कि जब आपसे उत्तर प्रदेश से सवाल पूछा जाता है तो आप बंगाल पहुंच जाते हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें फिर आप महाराष्ट्र पहुंच जाएंगे, फिर उत्तर प्रदेश की बात करें फिर आप केरल पहुंच जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश की बात क्यों नहीं कर देते? नहीं, उत्तर प्रदेश पर करिए,
हम उत्तर प्रदेश से भागे कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश पे आपने दिखाया, हमने उसका जवाब दिया, लेकिन इन राज्यों में सरकारें नहीं है क्या? बस दिक्कत तो यही है, सवाल जो है वही तो पूछा जा रहा है कि जब उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो अब बंगाल, महाराष्ट्र, सबके हाँ, ठीक। उत्तर प्रदेश की बात नहीं करेंगे नहीं, ना। मैं ये कह रहा हूं कि हम सबसे ज्यादा सवाल पे वहां जाएंगे जिन राज्यों में इंडेक्स का सबसे बड़ा डाटा होगा। अगर रवीश कुमार वहां पे नहीं करते हैं तो हम किससे पूछें? जोगी जी से। डाटा में सबसे ज्यादा ऊपर है राजस्थान, और सवाल पूछे जोगी जी से। क्यों राजस्थान से क्यों हम राहुल गांधी से नहीं पूछेंगे कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जब डाटा में सबसे ऊपर राजस्थान है, आप वहां क्यों नहीं जाते हैं? यह मेरा दोष है, यह मेरी गलती है, यह देश के नागरिकों की गलती है पूछना। वहां सरकार नहीं है। अब दिल्ली चले आएंगे, 4 कदम होगा तो चले आएंगे, लेकिन राजस्थान नहीं जाएंगे। क्यों भाई? इसी तरह से चलेगा यह देश। यही दिक्कत है इस देश का कि जो जिनविन समस्या है, जो सही है, उस पे सवाल उठाना इस देश में अपराध हो गया है। जो डाटा के हिसाब से जी सत्य है, यह लिबरल मीडिया 70 साल में इस देश को इस कंडीशन में लाके खड़ा कर दिया है कि आप सत्य की बात कर ही नहीं सकते। आप सिर्फ भारत सरकार को घेरिए, बाकी किसी को घेर नहीं सकते। लेकिन यह सरकार नहीं है। संविधान में राज्य की भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी केंद्र की जिम्मेदारी है। इसलिए कि राज्य को ज़्यादा जिम्मेदारी दी जाती है, इसलिए उन सरकारों पे सवाल ज़्यादा बनता है, जिसको मैं उठा रहा हूँ। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सुधीर कुमार पांडे जी, जिनसे हमने बेबाकी से कई सवाल पूछे और उतनी ही बेबाकी से उन्होंने जवाब भी दिए, और जवाब भी दिए कि किस तरह से जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो इस दौरान भी काम कर रही थी, चाहे वो कोविड का काल हो, और आज भी लगातार जो है वो काम करती आ रही है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या कुछ खास रहेगा, आप जुड़े रहिए ओ न्यूज़ हिंदी के साथ, हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।